अब सवालों का मुद्दा शुरू होता है। सर, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से बैर क्यों? जैसा कि 20 सालों से जो खासदार थे वो तो कभी पार्लियामेंट में जाकर औरंगाबाद की आवाज़ तो बुलंद नहीं की। चलिए, कम से कम खासदार इम्तियाज़ जलील तो पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, औरंगाबाद की आवाम हो जिस तरीके से। आपको नहीं लगता कि जो 20 साल खासदार को दिए थे हमने पहले, उन्होंने वो आवाज़ नहीं उठा पाए, और इस बार जो खासदार को हमने मौका दिया तो देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। हमारा जो कॉन्सेप्ट चालू है, वार पे पलटवार। आज फिर हमारे साथ मौजूद है सलीम पटेल वाहेगांवकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे अहम बात आज सलीम पटेल साहब से ये करने की है, सबसे अहम मुद्दा लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का जो बयान टीवी पर अक्सर दिखाया जा रहा है, उन्होंने कहा है कि मस्जिदें मंदिरें खोली जाए, और 5 तारीख को जो पीएम मोदी जो राम मंदिर पहुंच रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी कही थी, सबसे ज़्यादा औरंगाबाद शहर के अंदर किसी को बुरा लगा है तो हमारे सलीम पटेल वाहेगांवकर साहब हैं। इनको उतना बुरा तब नहीं लगा जब शरद पवार जी के जो पोस्टर फाड़े गए बीजेपी की तरफ से, लेकिन जब खासदार इम्तियाज़ जलील साहब कहते हैं तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। चलिए, इनसे आगे हम बात करेंगे। नहीं, सबसे पहला सलीम पटेल साहब का स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में कितने साल हुए हैं और कैसा सियासत का करियर आपने शुरू किया? मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर पिछले 22 साल से राष्ट्रवादी में हूँ। जिस वक्त हमारे पार्टी की बुनियाद रखी गई शरणमुख हॉल 99 और 2000, वो डेट और आज की डेट तक मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता बोल के, एक सिपाही बोल के काम कर रहा हूँ। इस दरमियान में हर एक चढ़ उतार आए, सत्ता रहते हुए भी आए, सत्ता जाने के बाद भी आए। कुछ लोग पार्टी में रहे, कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले भी गए, लेकिन मैं और मेरे वो तमाम साथी जिन्होंने कभी राष्ट्रवादी पार्टी से मुंह नहीं मोड़ा, हम लोग एक निष्ठा से, एक लगन से पार्टी का काम करते आ रहे हैं, जो आज तक कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 22 साल हो गए, जैसे आपने बताया 22 साल आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर हो गए हैं। हमने अक्सर देखा है कि आपने अक्सर बहुत सारे इलेक्शन लड़े। चलिए, जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ है, कहीं जीत मिली कहीं हार मिली है। सर, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बीए हूँ, मराठी से मैंने बीए किया हूँ, और साथ ही साथ मैं 60-40 की इसको लैंग्वेज में वापरता हूँ। 60% मैं मराठी बोलता हूँ, जो कि महाराष्ट्र का एक मातृभाषा हम मानेंगे। 20% हिंदी और 20% इंग्लिश। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ इंग्लिश, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ मराठी, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हिंदी। अच्छा सर, अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे नेता जो है उतार चढ़ाव, जैसे आपने बताया, पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। आपने राष्ट्रवादी पार्टी कितनी बार छोड़ी और कितनी बार वापस? स्थापना हुई तब से आज तक मैं एक निष्ठा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एक स्तंभ की तरह खड़ा हूँ। मैंने कभी पार्टी न छोड़ी है, न मैंने किसी पार्टी के अंदर जो है गठबाजी होती है, नहीं होती है ऐसी बात नहीं है, बहुत गठबाजी हमारे पास चली, लेकिन आदरणीय हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब, जिनके आदर्शों पे पूरी पार्टी चलती है, इसी तरह हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब, प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब, जिस विंग में मैं काम करता हूँ नवाब हमारे जो है गफ्फार मलिक साहब, इनके जो विचारधारा है, एक सेकुलर एक माइनॉरिटी को लेकर चलने की विचारधारा है, और हम स्टार्ट से आज तक पार्टी छोड़ने का विचार हमारे मन में कभी नहीं आया। होती है कभी कभी हमारे माइनॉरिटी के लोगों पे पार्टी के अंदर से कुछ लोग नज़रअंदाज करते हैं, हमने उस बात को भी कभी सीरियसली नहीं लिया। हमारा अगर कुछ मसला रहा तो हमने वरिष्ठ पार्टी के नेताओं के कान पे बात डाली, जो वक्त वक्त पर हर तरीके से वो सीधे होते होते यहाँ तक आ गई। सर चलिए, अब तो आपकी सियासत का सारा जो है आपने बता दिया। अब सवालों का मुद्दा शुरू होता है। सर, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से बैर क्यों? जैसे कि उन्होंने अभी एक बयान बहुत ही अच्छी तरीके से दिया कि मस्जिद और मंदिरें खोली जाए, कहा कि पीएम मोदी जा रहे हैं 5 तारीख को, क्यों उनको कोरोना नहीं होगा? सर, ये तो एक फैक्ट बात है, हकीकत बात है।
उनको कोरोना नहीं होगा, खासदार इम्तियाज जलील को ही कोरोना होगा, मुझे ही कोरोना होगा, अल्ताफ हुसैन को होगा, सलीम पटेल को ही होगा। आपने उसको तोड़ मरोड़ कर क्यों लोगों के सामने पेश किया कि अब तक कहाँ थे? आप तमाम मीडिया के लोग जानते हैं, खास करके आपका चैनल भी जानता है। देखिए, लॉकडाउन लगा 22 मार्च से आज की डेट तक हम लॉकडाउन को झेल रहे हैं। दरमियानी जो 3 महीने का वक्फा था, यहाँ खासदार साहब कहाँ थे? जब पूरा लॉकडाउन खत्म हो गया, हाथी चले गया, पूंछ रह गई, उस पूंछ को पकड़कर खासदार साहब मार्केट में आए। जिस वक्त आरिफ कॉलोनी, आसिफा कॉलोनी, शहर के अनेक एरियो से दरवाजे तोड़ तोड़ कर लोगों को जबरन उठा कर ले गए कोविड-19 के नाम पर। एक पेशेंट निकलता है तो गलियां ब्लॉक हो जाती हैं, लोगों ने अनेक तकलीफें सही। हम लोग दौड़े, हमारे राष्ट्रवादी की टीम दौड़ी, हमारे दोस्त जो राष्ट्रवादी प्रवेश किए, मतीन खान दौड़े, जफ़र दौड़े हैं, मौलाना साहब दौड़े। हम लोग एक टीम है जो राष्ट्रवादी की, जो इस 3 महीने में लगातार दौड़े। आपने देखा होगा, आपके चैनल ने भी देखा होगा, आपने खुद बताया, हमने अपने खर्चे से अपने लेवल पर लोगों के घरों तक जरूरत का सामान पहुंचाया। कितने किट पहुंचाए सर आपने? हमने तो उसकी कोई अंदाज लगा नहीं सकते, एरिया वाइज के हिसाब से हमने पहुंचाया है। अच्छा सर, आप जो एरिया में रहते हैं वो एरिया में क्या सहयोग किया आपने? हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर घर को आप सर्वे कर सकते हैं। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, 12-12 आइटम का हमने एक किट तैयार कर बाज़ाब्ता खुद हम घरों तक पहुँचे हैं। लोगों को हमने अपने घरों तक नहीं आंदी, किसी को दिखलावे के लिए या फोटो सेशन के लिए हम नहीं आंदी। आज जिस तरह से आप कह रहे कि मंदिरें खोल दो, मस्जिदें खोल दो, ये तो खुलना ही है, लेकिन ये जब कहाँ थे? जिस तरह से उन्होंने कहा कि बकरीद का भी इन्होंने बखड़ा खड़े कर दिए बीच में कि बकरीद की नमाज हम जो है ईदगाह में ही पढ़ेंगे। अरे साहब, कीमती ईद हमारी रमज़ान की होती है, जो 30 रोज़े रखने के बाद एक अनमोल तोहफा दिया जाता है रमज़ान में, ख़ास बंदों को तोहफे के तौर पर ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए। तब किसी उलमा या तब खासदार इम्तियाज जलील साहब या इनके कोई सहयोगी रोड पर नहीं आए, किसी ने डिमांड नहीं किया। तो सर ठीक है ना, उस वक्त का हालात ऐसे थे पटेल साहब के, देखा आपने कोविड-19 के पेशेंट की जो तादाद थी वो जो है आसमान छू रही थी। इस वक्त जो है जैसा बकरी ईद का जो आपने मुद्दा छेड़ा है, उस मुद्दे को लेकर जो है खादर साहब ने जो कहा है, उस वक्त पेशेंट की तादाद कम हो चुकी थी और अब जो लोग जो है सब्र का पैमाना पी चुके थे, परेशान हो चुके थे, उसको देखते हुए उन्होंने कहा। तो आपने उसको कहा कि अभी तक कहाँ थे? जैसे आपने कहा कि खादर साहब नहीं थे, अक्सर आपने देखा कि खादर साहब खुद जो है राउंड पे गाड़ियों के अंदर घूमकर जो है लोगों को बता रहे थे। खासदार साहब को खुद की अहमियत नहीं समझ पाते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जुडिक्शन क्या होता है। एरिया में घूमकर माइक करना उनका काम नहीं है कि माइक में जो ऐलान कर दे और घरों में पब्लिक चले जाए। खासदार साहब ने जिस वक्त ये कोविड-19 जब चल रहा था, कोरोना का दौर चल रहा था, ऐलान कर कर लोगों में घरों में भेजने इनका काम नहीं है। ज़रूरत वक्त लोगों तक पहुंचाए। जो सामान का मसला था, घरों में अनाज का मसला था, बहुत सारी किटें बांटे हैं ना साहब उन्होंने, बहुत सारी। कहाँ बांटी है? बहुत सारे देखे हमने। हमारे देखने में तो नहीं, हमारे देखने में तो कहीं भी नहीं है उनकी किट। कुछ जो वबाल हमारे सामने सुनने में आया था कि भाई 600 रुपये फी किट एमआईएम दे रही है। नहीं तो सर, वो तो जनता के लिए नहीं था, वो तो नगर सेवकों के लिए। ठीक है, उन लोगों ने एक अलग स्कीम निकाली कि भाई 600 लेकर उसको डबल कर कर वो लोग किट बांटेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने किया था। वो उनका लुकआउट है। देखिए, जो दरमियान वक्त 90 दिन निकले हमारे पास, वो बहुत कठिन और बहुत मुश्किल का दौर निकला है। देखिए, किट बांटना और दिखलावा करना, इसमें फ़र्क होता है। हम लोग रोड पर थे, रोड पर सिवाय मजदूर जो चलने वाले थे, जो बेचारे नंगे पैर चलते थे, हम बस्तियों में नहीं रहे, हम रोड पर चले, सन्नाटों में चले। भयानक धूप में लोग पैदल चलते थे, मासूम बच्चे जो है नंगे पैर चलते थे। उस दौर में अल्लाह के करम से हमने चप्पले, जूते जो हमसे बन पड़ा, हम तो रोड पर निकल बांटे। जब खासदार सब कहाँ थे, तब इनके लोग कहाँ थे? आज जो जिस तरह से आपने कहा कि कोविड का दौर चल रहा था इसलिए वो रमज़ान की का मसला, अरे उससे ज़्यादा पेशेंट तो अब निकले। जब तो कम थे, अब तो ज़्यादा निकले थे। मसला मस्जिद और मंदिर का नहीं, मसला यहाँ था कि हालात को देखते हुए फैसला करना। जब गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल दी कि भाई
ईद की नमाज जो है अपने घरों में पढ़ो। हमारे लिए कानून अव्वल है, आज की डेट में जान अव्वल है। अगर जान बचेंगी तो जहान जीतेंगे, और जब जान ही नहीं बचेंगी तो जान का तो क्या। सर पीएम मोदी के लिए जान नहीं है, वो मंदिर किस वहाँ जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, वहाँ पर इम्तियाज जलील साहब का बोलना यही था सर कि जब क्या कोरोना सिर्फ इम्तियाज जलील के लिए है या अल्ताफ हुसैन के लिए है या सलीम पटेल के लिए है, नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है। इसको आपकी पार्टी की तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आया सर? देखिए, पार्टी के नेतागण, हमारे नेताजी ने पहले कहा, आदरणीय शरद पवार साहब ने, कि कोरोना से जो वबाल देश में चल रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कि मंदिर का मुद्दा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने देखा है कि लोगों ने उसको अलग ही एक इशू बना दिया है। कोई पोस्टर फाड़ते फिर रहा है तो कोई खिलाफ बोलते फिर रहा है। हमारे नेता बिंदास बोल, अच्छे बोल बोलने वाले हैं। खासदार साहब का जो मसला चल रहा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर को कोरोना या 100%, देखिए हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जो है कोरोना से ग्रस्त होकर आज क्वारंटाइन हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट है। आंध्रा के राज्यपाल को कोरोना हुआ, वो भी है। एक यूपी के मिनिस्टर जो है इंतकाल कर गई। कोरोना किसी को देख कर नहीं आता, कोरोना के पास जात पात नहीं, अमीर गरीब नहीं, जिसको लगा लग गया। मंदिर का जो भूमि पूजन हो रहा है, कानून ने जब एक फैसला कर दिया है, तमाम देश के बड़े बड़े उलमाए दीन, हर एक समाज ने उसको सारा है, कबूल कर लिया है। उस बात को राजकारण करना या उस पर टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। अच्छा सब, चलिए अब जो है आपके पार्टी से आरोग्य मंत्री है महाराष्ट्र के सर, आप देखिए घाटी का हाल इतना बुरा है कि लोग परेशान हाल है। जब बीमार वहाँ आता है तो अपनी अफसोस ज़िंदगी को महसूस करता है। सर क्या अब इस बार आपके आने के बाद में आपको लगता है कि आपके आरोग्य मंत्री घाटी की तरफ में बहुत अच्छी तरह ध्यान दे पाएंगे? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। हमारे आरोग्य मंत्री राजेश भैया जी जो है, उनकी माताजी एडमिट होने के बाद भी उन्होंने कोरोना के मामले को इतना सीरियसली लिया है कि बॉम्बे में उनकी माता एडमिट होने के बाद भी 1 या 2 बार उनकी मुलाकात हुई, और धड़ल्ले से आए दिन, आए वक्त, हर घंटे वो इसी बात को लेकर किस तरह से कोरोना को जो है दूर किया जाए और इसके अंदर जो तादाद बढ़ रही है उसको कम किया जाए, इसके लिए उन्होंने हर तरीके की कोशिश की। उनकी सराहना हुई है, हम भी सराहना करते हैं उनके काम की। क्या है कि मसला कुछ छोटा नहीं है, बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम इस पर विजय पाएंगे और इस कोरोना को महाराष्ट्र से दूर करेंगे। चलिए, मिली भगत की सरकार है आपकी, शिवसेना पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी और आपकी, तीनों की मिलकर सरकार है। सर एजुकेशन की तरफ क्या ध्यान देंगे आप लोग इस बार? क्योंकि एजुकेशन का तो यह हाल हो रहा है कि गरीब का बच्चा गरीब ही होता जा रहा है और अमीर अमीर ही होता जा रहा है। अब जब पढ़ाने के लिए जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो हाल ये होता है साहब, आप तो देख रहे हैं कि सलम एरियो का क्या हाल है। बाजीपुरा, किराड़पुरा, शाह बाज़ार और कई जितने भी सलम एरिया, यहाँ के बच्चे अक्सर जो है पढ़ने निकलने से महरूम हो जाते हैं साहब, पीछे हट जाते हैं। अब इसके लिए क्या आपकी सरकार जो है कोई एक नया नियोजन लगाएंगी सर, कि नया कुछ एक प्रस्ताव रखेगी कि इस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। एजुकेशन पर हमारी सरकार का, महाविकास आघाड़ी का जो है पूरा ध्यान है। लेकिन ये जो सरकार बनने के फौरी बाद ये कोरोना की जो एक बीमारी के जो वबाल चल गया है, जिसके वजह से कुछ चीज़ें डिले हुई है, लेकिन इस बात से हम बिल्कुल पूरी तरह से श्योर है कि हमारी जो सरकार है महाविकास आघाड़ी की, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी, अजीत दादा पवार साहब और हमारे जो महाविकास आघाड़ी के मंत्री हैं, शिक्षण से संबंधित अच्छे अच्छे फैसले वो लेने वाले। अच्छा सर, एक चलिए अब आपसे एक सवाल ये होता है, आने वाले महानगर पालिका में इलेक्शन में आपका क्या ख्याल है सर? 100% महानगर पालिका राष्ट्रवादी महाविकास आघाड़ी के ताबे में रहेगी। महापौर किसका बनेगा सर? महापौर राष्ट्रवादी का बनेगा। अच्छा, आप मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, शिवसेना पार्टी, कांग्रेस, या आप अपने दम पर ही मैदान में उतरेंगे? पहला सवाल तो हमारे इस महाविकास आघाड़ी जो का फैसला रहेगा वो हमारे वरिष्ठ नेता लेंगे। हमारी भी अपनी तैयारी है कि हम महाविकास आघाड़ी बनाकर ही इलेक्शन लड़ेंगे। आप कहाँ से लड़ेंगे सर? अब मेरा वार्ड किराड़पुरा। आपके वार्ड से लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं वार्ड से लड़ूंगा। अच्छा, आप ओपन वार्ड राष्ट्रवादी है। से उतरेंगे मैदान में? अब राष्ट्रवादी का हूँ तो राष्ट्रवादी से उतरूंगा, महाविकास आघाड़ी अच्छा, में MIM पार्टी अगर आपकी तरफ ध्यान दे तो? नहीं, फिल वक्त हमारे पास MIM का हमारे सामने कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम पार्टी से बंधे हुए हैं। हम 22 साल से काम कर रहे हैं पार्टी में, और पार्टी के अंदर कभी भी हमने एकता, अखंडता और सेकुलरिज्म को लेकर चला है। सर अगर वंचित और MIM एक हो जाए तो भी अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको लगता है कि आपकी सीटें ज़्यादा आएंगी? बिल्कुल आएंगी। और MIM अगर एक हो जाए 100%। देखिए, हमारे औरंगाबाद शहर की जनता एक भोली भाली जनता थी, जिन्होंने एक वक्त में
जज्बात में आकर एक काम कर गए, लेकिन आज उस बात का हमको भी अफसोस है। सर जज्बात में क्या सर, अभी हमने देखा कि 20 सालों से जो खासदार थे वो तो कभी पार्लियामेंट में जाकर औरंगाबाद की आवाज़ तो बुलंद नहीं की। चलिए कम से कम खासदार इम्तियाज़ जलील तो पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, औरंगाबाद की आवाम हो, जिस तरीके से शिवाजी नगर का पुल हो या लोगों के जो पेंशन है उसके मुद्दे हो या कुड़ी हो, ये जो भी ये मतलब गुटका चीज़ चल रही है इसके ऊपर मुद्दे उठा रहे हैं। तो सर क्या आपको नहीं लगता कि जो 20 साल खासदार को दिए थे हमने पहले, उन्होंने वो आवाज़ नहीं उठा पाए, और इस बार जो खासदार को हमने मौका दिया तो गुटके का मुद्दा या पुल का मुद्दा या ये जो छोटे मोटे मुद्दे, ये खासदार का काम नहीं है। पहला सवाल, ये खासदार का काम है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडस्ट्रियल एरियो में, पहला सवाल कि जितनी कंपनी है वहाँ बेरोजगारी का जो मसला है, अपने पास जो बेरोजगार बैठे सब चालू है ना। अभी तो उनके ऑफिस पे हमने देखा कि कंटिन्यू लोग जो है इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ पर जॉब के लिए। ठीक है तो ना, राष्ट्रवादी से कोई कुछ ऐसा वो क्यों नहीं? हमने भी, हमारे माननीय आमदार साहब सतीश भाऊ चौहान साहब ने भी जो है नौकरी संधि बोल के एक शिविर लिए थे, उसमें भी काफ़ी लोगों ने काम किया था। ये आमदार और खासदार का काम पहले बेरोजगारी को दूर करना है, जिले का विकास करने पे भर है कि खाली पुल बना देना और गुटखा बंदी से कोई संबंध नहीं है। गुटखा लोकल का काम है, हमारी पुलिस सक्षम है, महानगर पालिका सक्षम है, ये अपने काम अपने लेवल पे ये काम करते हैं। अच्छा सर, आपको लगता है कि किराड़पुरे में चेहरे तो आपके सामने बड़े होंगे एमआईएम के? बिल्कुल। फिर कैसा? बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और हम ज़्यादा तकब्बुर की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सबको मौका दिया है, हमने सबको मौका दिया है, ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ। लेकिन अब पब्लिक के जो जनता का बोलना है कि अब हमको तुमको मौका देना है, तुमने सबको दिया, अब हम तुमको दे के देते हैं, ऐसी पब्लिक। इस मरतबा किराड़पुरे से फिर मैदान में इंशाल्लाह इस बार उतरेंगे, क्योंकि पिछले समय किस वजह से हम नहीं लड़ पाए, क्योंकि लेडीज़ हो गया था, उससे पहले इसलिए लड़ नहीं पाई थी, तो युति में जो है दूसरे को टिकट चला गया था। लेकिन अगर कांग्रेस को जगह छुटती है, अगर आपकी युति हो जाती है और अगर कांग्रेस को जगह छुटती है तो फिर सोचेंगे ना, अगर महाविकास अघाड़ी पार्टी का अगर फैसला रहेगा, हम पार्टी के विरुद्ध नहीं जाएंगे। प्रायोरिटी से हम बोलेंगे कि भाई हमसे बेहतर कैंडिडेट है, पार्टी अगर देती है तो भी मैं। जब किराड़पुरे की बात हो रही है तो एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा पटेल साहब कि किराड़पुरे में एक रोड आ रहा है राम मंदिर से नीचे 12 नंबर गली तक जी, आप शायद वहीं से आते जाते हैं। जी सर, अक्सर देखा हमने नल आने के बाद तो ऐसा होता है कि नदी नाले एक हो जाते हैं। बिल्कुल सर, क्या आप जीत के आने के बाद आपको लगता है कि आप उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक मुहिम चलाएंगे या आप धरने पे बैठ जाएंगे? इंशाअल्लाह अजीज, अगर अल्लाह ने कामयाबी दिया तो पहली प्रायोरिटी से उसका ही काम पहले अंजाम लगा देंगे। इतनी तकलीफ वहाँ पर लोगों को होती है जिसका हम भी सामना करते हैं। वहाँ आपस की लड़ाई में वो हमारा रोड जो है तो लावारिस हो गया, उधर का कहना है कि मेरे वार्ड में नहीं, इधर कहना है मेरे वार्ड में नहीं, दोनों के झगड़े में वो पट्टी वैसी रह गई और बिल्कुल उसमें चंबर का पानी जाता है। नगर सेवकों ने भी कोशिश की, लेकिन आपसी वजह से वो रोड नहीं बन पाया। लेकिन हम इंशाल्लाह उसको आने जैसा अल्लाह कामयाबी दे देगा, पहला ही उस मुद्दे को हम हल करेंगे। तो सर, एक आखिरी छोटा सवाल मेरा, राष्ट्रवादी की कितनी सीटें सर आप इस बार औरंगाबाद से लेके आ रहे हैं? औरंगाबाद से इंशाल्लाह दावा तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बात का इरादा करेंगे कि हम 50 से ज़्यादा सीट अकेले राष्ट्रवादी लेके बिल्कुल आपको उम्मीद है? बिल्कुल। चलिए, ये थे सलीम पटेल। इनसे बात करने के बाद में एक चीज़ समझ में आई कि जैसे इन्होंने कहा था कि अब तक ये लोग कहाँ थे, इनका निशाना था खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ। आज इनसे हमारी बातचीत हुई है। जैसा कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था कि कोरोना सिर्फ क्या इम्तियाज़ जलील के लिए है या नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं है, तो उसका इन्होंने कहा है कि अब तक खासदार साहब कहाँ थे। हमारी इनसे बातचीत हुई और कहा कि इस बार मैदान में उतरेंगे किराड़पुरे से। इनका जो है क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया, राष्ट्रवादी में कब से थे, पूरी हिस्ट्री इन्होंने जो है बताई। अब ये देखना है, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि 50 सीटों की ताकत ये खुद रखते हैं कि 50 सीटें इस बार जो है औरंगाबाद शहर से राष्ट्रवादी लेके आने वाली हैं। जैसे इनके नेताओं के बारे में इन्होंने बताया। हमने इनसे पूछा कि भाई आरोग्य मंत्री आपके हैं, लेकिन आप घाटी का हाल देखते हैं कि गंदगी वहाँ पर इतनी है कि इसकी कोई इंतहा नहीं। अब जैसे इन्होंने बताया कि हम उसके बाद जल्द से जल्द ध्यान देंगे, कोरोना लगने की वजह से जो है दिक्कतें आई, परेशानी तो आई, लेकिन अब सलीम पटेल साहब का ये कहना है कि किराड़पुरे में इन्होंने जो कीटें बांटी है और जो अभी हाल ही में इन्होंने जो काढ़े का सिस्टम निकाला था कि काढ़ा इन्होंने फ्री में लोगों को बांटा, ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने काम किया। लेकिन हमारी खास इनसे बैठक करने का मकसद ये था कि जैसे इन्होंने कहा था कि अब तक कहाँ थे, ये निशाना था इनका खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ। आज हमारी इनसे बातचीत हो गई है। अब देखते हैं, सबसे बड़ा ये सवाल यहाँ अब पैदा होता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो इन्होंने वादे किए हैं इस वक्त, सलीम पटेल साहब ने जो वादे किए हैं, क्या अगर जनता इनको चुन कर देती है किराड़पुरे से, अगर ये चुनकर आते हैं
तो क्या इन्होंने जैसे जो वादा किया कि रोड का काम शुरू करेंगे या दीगर चीज़ें इन्होंने बताई, क्वालिफिकेशन की तरफ ध्यान देंगे, बच्चों की पढ़ाई का मसला है, सलाम एरिया है बहुत सारे। सलीम पटेल साहब से बात कर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर। चलिए फिर मिलते हैं कैमरामैन जियाउल हक के साथ। मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।